हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मनमोहन सर। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। यस स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डी पार्ट ऑफ चैप्टर 15, है ना। हमारा डी पार्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के ए, बी और सी पार्ट का सॉल्यूशंस नहीं देखे हो तो इसका लिंक मैंने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा डी पार्ट है स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एडोलेसेंस। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो एडोलेसेंस के मीनिंग को मेंशन करना है, हमें बताना है कि एडोलेसेंस क्या होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि एडोलेसेंस क्या होता है, तो एक ट्रांजिशनल स्टेज होता है किसके बीच का, चाइल्डहुड और एडल्टहुड का, है ना। कहने का मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो स्टेज होता है उसको हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। ओके, दिस इज ए स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज होता है ना। एडोलेसेंस किसी भी ह्यूमन का एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें वह ह्यूमन फिजिकली और मेंटली डेवलप्ड होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट है इट इज द टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग टुवर्ड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी मीन्स क्या होता है ना। सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर इसको आप लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी कह सकते हो, है ना। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अ स्टेज, है ना, ऑफ बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है, एक ऐसा एज होता है जिसमें एक इंसान एबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, इट इज द टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग टुवर्ड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। ओके, एडोलेसेंस में क्या होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इट कवर्स अ पीरियड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना। और एडोलेसेंस का जो स्टेज होता है वो 10 से 18 ईयर्स के बीच का होता है ना। किसी किसी इंसान में यह पहले या फिर थोड़ा बाद भी शुरू हो सकता है। और स्टूडेंट्स, एडोलेसेंस को हम लोग टीन एंजर्स भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, टीन एंजर्स। ठीक है, मीन्स टीन एंजर्स आर ऑल्सो नोन एज एडोलेसेंस। ओके, तो आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसे रिकैप कर लेते हैं। ओके, एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। दिस इज अ स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज द टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग टुवर्ड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। इट कवर्स अ पीरियड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन प्यूबर्टी, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। ओके, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, प्यूबर्टी को डिफाइन करना है। ओके, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो वेरियस फैक्टर्स को मेंशन करना है दैट इन्फ्लुएंस प्यूबर्टी। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ओके, हमारा आंसर होगा द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस during which an individual reaches reproductive maturity is called puberty. Okay, कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि प्यूबर्टी क्या होता है, तो प्यूबर्टी एडोलेसेंस का वो पीरियड होता है ना। प्यूबर्टी एडोलेसेंस का वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मीन्स अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की ओर पहुंचता है तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा एज जिसमें
एक इंडिविजुअल एबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वह एबल हो जाता है अपने समान यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। ओके, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी। हमारे आंसर का सेकेंड पार्ट है स्टेट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। ओके, तो यहाँ पर हमारा कुछ वेरियस फैक्टर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट फैक्टर होगा हमारा डाइट एंड एक्सरसाइज और सेकेंड होगा हमारा हार्मोन्स एंड केमिकल्स। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल आंसर। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्यूबर्टी, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी, है ना। और वेरियस फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो गया, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया डाइट एंड एक्सरसाइज और हार्मोन्स एंड केमिकल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाई आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गया, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड्स इंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक ग्लैंड्स होता है ना। और इसका फंक्शन होता है हार्मोन्स और केमिकल्स को सिक्रीट करना, ठीक है। तो इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं, है ना। वाई वी से इंडोक्राइन ग्लैंड्स एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स एज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट्स ऑफ देयर ओन, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपना खुद का कोई डक्ट्स नहीं होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर डक्ट्स क्या हो गया, है ना, यहाँ पर डक्ट्स क्या हो गया, तो डक्ट्स आर अ टाइप ऑफ ट्यूब और कैनल बाय विच अ फ्लूइड, एयर और अदर सब्सटेंसेस आर कंडक्टेड, है ना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपना कोई डक्ट्स नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, सो दे पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। यहाँ पर सेक्रेशन क्या होगा, तो वही केमिकल्स एंड हार्मोन्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली secrete their hormones and chemicals into blood stream, so they are also known as ductless glands, है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया, है ना, कि हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपना खुद का कोई डक्ट नहीं होता है, ये अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है ना। डायरेक्टली कहाँ सिक्रीट करता है, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है, इसलिए हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू टैडपोल्स ग्रोइंग इन आयोडीन डिफिशिएंट वाटर फेल टू ग्रो इनटू फ्रॉग। ओके, मीन्स यहाँ पर हमें बताना है कि अगर वाटर में आयोडीन की कमी हो तो टैडपोल फेल क्यों हो जाता है एक फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। मीन्स एक टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता है, फ्रॉग में ग्रो क्यों नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टैडपोल्स ग्रोइंग इन आयोडीन डिफिशिएंट वाटर फेल्स टू ग्रो इनटू फ्रॉग्स एज आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन, है ना, एंड थायरोक्सिन इज नेसेसरी फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये थायरोक्सिन मेटामॉर्फोसिस के लिए एक नेसेसरी पार्ट होता है। तो अगर वाटर में आयोडीन का कमी होगा तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर थायरोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। Therefore, we can say that tadpoles growing in iodine deficient waters fail to grow into frogs. Okay? Now हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द मैचुरेशन ऑफ द गोनेट्स। ओके, यहाँ पर हमें बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स गोनेट्स के मैचुरेशंस को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स गोनेट्स क्या होता है ना। गोनेट्स क्या होता है, वाटर गोनेट्स। ओके, गोनेट्स आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल का जो प्राइमरी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं, है ना। जैसे मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल का क्या होगा, ओवरीज, है ना। टेस्टिस एंड ओवरीज आर कॉल्ड गोनेड्स। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कैसे गोनेड्स के मैच्योरेशंस को कंट्रोल करता है ना। हाउ डज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल द मैच्योरेशन ऑफ द गोनेड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेट्स हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट्स करता है, ठीक है। और ये हार्मोन्स क्या करता है, एक्टिवेट द ओवरीज एंड टेस्टेज, है ना। ये हार्मोन्स ओवरीज और टेस्टेज को एक्टिवेट कर देता है, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दीज हार्मोन्स हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ द गोनेड्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारे डी पार्ट का लास्ट और 6th नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वुमन एबव द एज ऑफ 50 आर अनेबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द सेम। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वुमन जिसका एज 50 से अधिक हो जाता है, ठीक है, वो बच्चे को जन्म देने के लिए अनेबल क्यों हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स व्हेन द वुमन रीचेज 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोई वुमन 40 से 50 ईयर्स को क्रॉस करती है, उससे अधिक होती है, तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या हो गया, एंड हो गया। सो वुमन एबव द एज ऑफ 50 आर जनरली अनेबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रेन। ओके, तो ये था हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। ओके, एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक वुमन जिसका एज 50 से अधिक हो जाता है, वो बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे पाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स व्हेन द वुमन रीचेज 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई वुमन 45 से 50 ईयर से अधिक हो जाती है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रुकना ही इंडिकेशन होता है उसके एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज का, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इसके ई पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।